नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शुरुआत होली से। ब्रिज में बसंत पंचमी से शुरू हुई होली आज पूरे उफान पर दिखी। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर समेत तमाम मंदिरों में फूल गुलाल रंगों से होली खेली गई। सिटी सेंटर शो की शुरुआत कर रहे हैं इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों के साथ। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर और प्रिया कांजू मंदिर के साथ साथ अन्य मंदिरों में होली की धूम मची हुई है। दूर दूर से आए श्रद्धालु बांके बिहारी के रंग में नजर आए। होलिका दहन से पहले शहर में एक शोभा यात्रा निकालने की परंपरा रही है। खास होली के मौके पर निकाले जाने वाली इस शोभा यात्रा को चतुर्वेदी समाज का होली डोला कहा जाता है। यह डोला द्वारकाधीश मंदिर से शुरू होकर मुख्य होली गेट चौराहे से होते हुए पूरे शहर में घूमता रहा। डोले में राधा कृष्ण के स्वरूप दिखे और हर तरफ रंग गुलाल की बौछार रही। क्या बोल सकते तो ठाकुर जी और गुरु जी की कृपा से यहाँ ब्रज में होली खेलने का मिला है, बहुत बड़ा है हमारे लिए। और होली ब्रज की फेमस होली तो है, पर अपनी आंखों से देखते तो पता चलता कि कैसी होली है। यहाँ की होली तो होली है बस। यहाँ में मतलब जो आनंद यहाँ का है वो कहीं का नहीं है, पूरे देश विदेश कहीं का भी नहीं है। 60-70 साल से निकल रहा है। मथुरा कृष्ण की नगरी है और दुनिया में होली होती है, परंतु मथुरा में हो रहा है। ये राधा कृष्ण का डोला है और आगे आप देखेंगे तो द्वारकाधीश भगवान यहाँ पर निकल के गए हैं और हर जगह गुलाल यहाँ उड़ रहा है। यही एक संदेश देता हुआ, प्रेम का संदेश देता हुआ ये डोला निकलता है। और ये पूरा बाजार आप देखेंगे, यहाँ पर जो भी दुकानें हैं वो सब यहाँ बंद हो जाती हैं और इसका आनंद लेते हैं इस होली का। यहाँ पर रंगों की गुलाल वर्षा हो रही है। ये रंग है मथुरा की होली का। मथुरा से सौरभ गौतम, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के संभल में एक तरफ मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है तो दूसरी ओर जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का काम शुरू कर दिया गया है। संभल में संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिखाते हैं आपको ये विशेष रिपोर्ट। ये संभल की वही जामा मस्जिद है जिसको लेकर विवाद जारी है। हाई कोर्ट के आदेश पर यहां विवादित परिसर के बाहरी हिस्से में आज रंगाई पुताई शुरू हुई। इस दौरान एएसआई के अलावा हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के लोग भी मौजूद रहे और प्रशासनिक अमला भी तैनात दिखाई दिया। पुताई बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। इन्होंने नाप तोड़ कर लिए, अब ये अप्रूवल लेंगे और हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए हैं। मस्जिदों को मुस्लिम पक्ष की सहमति से तिरपाल से ढका गया है। साथ ही प्रशासन ने कई और भी इंतजाम किए हैं। कार्तिकेय महादेव मंदिर संभल खरगोसराय में फोर्स लगाई गई है और पूरी प्रयास फोर्स के साथ सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है और लोग उल्लास का होली खेल रहे हैं। पूरी तरह शांति। जिस कार्तिकेय मंदिर को 46 साल बाद खोला गया, वहां भक्तों ने जमकर होली खेली। ये खरगोसराय एरिया में 40 साल बाद जो हमारा मंदिर जी खुला है, वहाँ पे होली मनाई जा रही है। बड़े हर्षोल्लास से लोग फूलों की और गुलाल की होली मना रहे हैं। यहाँ पे देखिए, फूलों से और गुलाल से खेल के आपस में एक दूसरे को मिलन करके हम त्योहार को और अच्छा मनाना चाह रहे हैं और एक सौराठ का सबसे बड़ी एक उदाहरण देना चाहते हैं कि देखो, होली हमेशा प्रेम का ही त्योहार है। संभल के हालात को देखते हुए इस बार सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय किए गए हैं। होली के दिन सब कुछ शांतिपूर्वक पूरा हो जाए, प्रशासन की यही कोशिश है। रनिया राव सोना तस्करी मामले की जांच से अब ईडी भी जुड़ गई है, लेकिन जो ये कहानी है वो किसी फिल्मी प्लॉट से कम नहीं है। रनिया राव को एक अनजान शख्स इंटरनेट कॉल के जरिए दुबई बुलाता है और दूसरा अनजान शख्स वहां उसे सोने से भरी थैली थमाता है। रानिया राव और उसके पति के घर पर डीआरआई और ईडी की दबिश। कोशिश उस सूत्र को ढूंढ निकालना है जिससे ये पता चल सके कि सोने की तस्करी के इस रैकेट का मास्टरमाइंड कौन है। डीआरआई को रानिया ने बताया, इंटरनेट कॉल के जरिए उससे संपर्क किया गया। 3 मार्च को तयशुदा समय पर रानिया दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 के गेट संख्या ए पर पहुंची, जहां एस्प्रेसो मशीन के पास 6 फीट लंबा अफ्रीकी अमेरिकन अंग्रेजी में बात करने वाले सफेद गाउन पहने एक शख्स ने उसे सोने से भरा बैग दिया।
यूट्यूब से उसने सोना छुपाने की तरकीब सीखी। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल ऑफिसर ने उसे लगभग सुरक्षा तामझाम से बाहर निकाल लिया था, लेकिन पहले से घात लगाए बैठे डीआरआई ने उसे पकड़ लिया। डीआरआई को दिए अपने बयान में प्रोटोकॉल अधिकारी ने बताया कि रानिया राव के आईपीएस पिता के कहने पर उसने प्रोटोकॉल की सुविधा रानिया राव को दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। युवाओं को डंकी रूट से अमेरिका भेजने वाले कुख्यात एजेंट अजीत पुरी को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। बताया ये भी जा रहा है कि अजीत और उसका गैंग युवाओं को डंकी रूट से भेजने से पहले ट्रेनिंग भी देते थे। अजीत पुरी नाम के शख्स ने न जाने कितने नौजवानों से उन्हें अमेरिका भेजने के नाम पर लाखों रुपए लिए। अब तक इसके खिलाफ 14 मामले दर्ज हो चुके हैं। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एयरपोर्ट पे एक एजेंट को डिटेन किया गया था। उसके फर्दर इंट्रोगेशन में ये पता चला कि एक ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट इसके पीछे काम करता है, जो इलीगल तरीके से लोगों को देश से बाहर भेजने का काम करता है। ये जो पूरी गैंग है वो लोगों से तकरीबन 30 से 60 लाख रुपए के बीच में ये लोग पैसे लेते थे। फिर जिस कैंडिडेट को बाहर भेजना है उसके पोस्ट डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते थे और उसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे इनको देश से बाहर भेजा जाता था। इस केस में हम अब तक 5 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं और इस केस का फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू है। ये गैंग देश भर के ट्रैवल एजेंट से जुड़ा हुआ है। उनकी मार्फत ये उन लोगों तक पहुंचता है जो अमेरिका जाना चाहते हैं। उनको ट्रेनिंग भी दिलाई जाती थी। जिन्हें बाहर भेजना है उनके बेसिक डिटेल्स लिए जाते थे और उनको ही बाहर भेजने के लिए उनका फौज पासपोर्ट और फौज आधार कार्ड और बाकी और फौज ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स ये गैंग बनाती थी। इसके अलावा एयरपोर्ट पे किस तरीके का बिहेवियर रखना है, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस तरीके से आंसर करना है, इसकी भी ट्रेनिंग इनको दी जाती थी। और सब बातें एश्योर होने के बाद ही टिकट्स वगैरह करवा के बाहर भेजा जाता था। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक ये गैंग लोगों को अलग अलग देश जैसे कि मेक्सिको, तुर्की, कनाडा आदि भेजता था और फिर वहां से अमेरिका भेजने के लिए अलग पैसे लिए जाते थे। ये युवा ज्यादातर गुजरात, पंजाब और हरियाणा राज्य से हैं। पहले इन्हें 50 लाख में कनाडा भेजा जाता था। वहां से डंकी रूट के जरिए अमेरिका भेजा जाता था। कनाडा से अमेरिका जाने में 12 से 13 दिन लगते हैं। दूसरा रूट तुर्की का है जिसमें करीब 35 लाख लगते हैं। फिर टर्की से डंकी रूट से अमेरिका भेजा जाता है। पोलैंड भेजने के लिए 40 लाख रुपए लगते हैं। वहां से अमेरिका जाने में 20 से 25 दिन और लगते हैं। यूएई के लिए 25 लाख लगते हैं। फिर वहां से यूरोप, मेक्सिको के रास्तों का इस्तेमाल होता है। कंट्री के हिसाब से और रूट की रिस्क इसके हिसाब से लोगों से पैसे लिए जाते थे। इनके इंट्रोगेशन में ये रिवील हो चुका है कि 30 से 60 लाख रुपए के बीच में इनसे पैसे लिए जाते थे। इसमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की फोर्जरी के लिए 5-6 लाख रुपए, होटल्स में इनको रखने के लिए अलग पैसे, ट्रेनिंग के लिए अलग पैसे। फिर एक बार वो कनाडा या फिर और किसी देश में पहुंच जाते हैं, वहाँ से यूएस की बॉर्डर क्रॉस करने के लिए 10 से 12 लाख रुपए, इस तरीके से लोगों से ये लोग पैसे लेते थे। इन्वेस्टिगेशन में लिस्ट मिली है वो तकरीबन 80 लोगों की है। इसमें अभी हम सभी लोगों के ट्रैवल हिस्ट्री और बाकी डिटेल्स ले रहे हैं और एक्यूज इसके अलावा भी इससे ज़्यादा पहले भी कुछ लोगों को भेज चुके हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार डंकी के रास्ते से 80 भारतीयों को अमेरिका भेजने वाले मामले में अब अमेरिका ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। अमेरिकन ऑफिशियल्स ने मामले में अब मुंबई पुलिस से संपर्क साधा है और अमेरिकन काउंसलेट ने पत्र लिखकर मुंबई पुलिस से मिलने के लिए गुजारिश की है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और दिल्ली के महिपालपुर इलाके में एक ब्रिटिश महिला के साथ रेप की वारदात सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। दिल्ली के महिपालपुर में एक होटल में ब्रिटिश युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कैलाश की ब्रिटिश युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। खास बात यह है कि आरोपी गूगल ट्रांसलेटर के जरिए बात कर रहा था। फिर पीड़िता दिल्ली आई तो आरोपी अपने दोस्त के साथ उससे मिलने पहुंचा। वहां उसने महिला से रेप किया
और इसके दोस्त ने छेड़छाड़ की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की जो छानबीन है वो करना शुरू कर दिया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ जो ब्रिटिश हाई कमीशन है उसे भी इस मामले की जानकारी दे दी गई है। अब हर पहलू से इस मामले को लेकर के दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये मामला बहुत सेंसिटिव है तो दिल्ली पुलिस इस समय बात नहीं कर रही है, बात करने से बच रही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कमलकांत के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया। और अब अगली खबर देहरादून से आपको दिखाते हैं, जहां हिट एंड रन मामले का खुलासा हुआ है। इसमें 22 वर्षीय एक युवक को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में 4 लोगों की मौत हुई थी और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। 22 साल के इस युवक की वजह से 4 घरों के चिराग बुझ गए। जो मर्सिडीज ये चला रहा था उसकी रफ्तार इतनी थी कि इसने 4 को कुचलने के बाद स्कूटी सवार 2 लोगों को भी टक्कर मार दी। जिसके द्वारा हिट किया गया तो एक मर्सिडीज गाड़ी का इसमें पता चला था, चूंकि पर ये एक्सीडेंट हो गया था। तो जिस एक्सीडेंट के जिस तरह से डेथ हुई थी, जिस तरह से लगा कि ओवर स्पीड में गाड़ी थी और ड्राइवर द्वारा हिट एंड रन किया गया था, उस सुसंगत धाराओं में केस रजिस्टर्ड कर दिया गया था और इसके बाद इसकी गिरफ्तारी आज हिरासत में इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने छानबीन की CCTV फुटेज के आधार पर कार को बरामद किया। जानकारी के मुताबिक वंश कत्याल नाम का यह आरोपी होली के लिए अपनी बहन के घर आया था। वो अपने 12 साल के भांजे के साथ जीजा की मर्सिडीज गाड़ी को लेकर घूमने निकला था। SSP ने बताया कि स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित हो गई। हिट एंड रन करने के बाद अपने एक जानने वाले को उसने फ़ोन करके इस घटना वरना बताकर वहाँ से एक स्कूटी उनके घर से ली और बच्चे को पहले घर पे छोड़ा और यहाँ से डर के मारे यहाँ से किसी को न बताकर बस से दिल्ली की ओर निकल गया। हिट एंड रन के मामले में आरोपी कई बार बच निकलते देखे गए हैं। देखना होगा देहरादून पुलिस वंश कत्याल के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। आखिर मामला 4 लोगों की मौत का है। देहरादून से NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। और असम पुलिस ने मानव तस्करी से जुड़े एक गैंग का भंडाफोड़ किया है और 2 लड़कियों को बचाया है, जिन्हें राजस्थान में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। सूत्र बता रहे हैं कि पूर्वोत्तर मानव तस्करी का अड्डा बनता जा रहा है और इलाके में नेटवर्क बहुत सक्रिय है। दिखाते हैं आपको ये विशेष रिपोर्ट। असम पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उसने 2 लड़कियों को बचाया है जिन्हें बेच दिया गया था और जिनकी शादी उम्रदराज लोगों से कराई जा रही थी। गुरुवार को पुलिस ने राजस्थान के लीलाराम को गिरफ्तार किया, जिसने 4 लाख रुपए देकर एक लड़की से शादी की थी। उसे असम लाया गया। राजस्थान पुलिस ने हर तरफ से हमको हेल्प किया। हमने उनका जो मेन एक्यूज आदमी को भी हम लोगों ने पकड़ा। उनका नाम है लीलाराम को भी पकड़ा और पूरे 2 विक्टिम और एक एक्यूज, उनको हम लोगों ने वहाँ पे लोकल जो कोर्ट है उनको प्रोड्यूस किया और प्रोड्यूस करने के बाद हमको कम टाइमों के लिए ट्रांजिट रिमांड मिला। तो इसलिए हम लोगों ने बाय एयर उन लोग को पूरे टीम को वहाँ से लेके आया और यहाँ पे हम लोगों ने प्रोड्यूस किया और जो एक्यूज है वो अभी उसको जेल में भेजा। हम लोगों ने अभी कस्टडी में लिया है, हम पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस को अब इस गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश है। असम से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट NDTV इंडिया के लिए। देर से ही सही उत्तर प्रदेश में 60,000 सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आज घोषित कर दिया गया। इस सरकारी नौकरी के लिए 48 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। बीते साल फरवरी महीने में परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। अब CM योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा पास करने वालों को बधाई दी है। देर आए दुरुस्त आए तो होली के मौके पर यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट गुरुवार को आ गया। इसे भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को योगी सरकार का गिफ्ट माना जा रहा है। साल 2023 में 60,244 सिपाहियों की भर्ती का विज्ञापन निकला था। इस सरकारी नौकरी के लिए 48 लाख नौजवान परीक्षा में शामिल हुए। सामान्य श्रेणी 24,102 का चयन, OBC में 16,264 का चयन, SC और ST में 13,854 का चयन, EWS में 6,024 का चयन। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो होली के मौके पर हमें हमारे परिवार को बहुत खुशियाँ दी हैं। होली के त्योहार पर योगी जी ने हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया, जिससे हमारी खुशियाँ दुगनी हुई हैं। पिछली भर्ती निकली थी उसमें सिलेक्टेड हूँ, आज फाइनल रिजल्ट आया है। तो मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इतना निष्पक्ष तरीके से उन्होंने एक बढ़िया भर्ती निकाली और उसको उसको कंप्लीट किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई नौकरी के लिए सबको बधाई दी है।
यूपी पुलिस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा सबसे पहले 17 और 18 फरवरी 2024 को हुई थी, पर पेपर लीक हो गया। इस केस में एसटीएफ ने गुजरात से लेकर मेरठ तक कई लोगों को गिरफ्तार किया था। बाद में लिखित परीक्षा पिछले साल अगस्त महीने में हुई थी। सरकारी नौकरी इन दिनों एक बड़ा मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और भाई बात करते हैं सिक्किम की, जहां जाड़े का मौसम 15 मार्च तक रहेगा। 15 मार्च के बाद जो दिन का तापमान है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। 1-2 दिन चमक और गरज के साथ बारिश हो सकती है, तो वहीं उत्तर और पूर्वी सिक्किम के पहाड़ी इलाकों में कुछ दिनों में बर्फबारी भी हो सकती है। देखिए पूरी खबर। बादलों के घिरे रहने से दिन का तापमान घटेगा, जिससे सिक्किम में ठंड का मौसम अभी और खिंचेगा। मौजूदा बारिश की वजह बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव बताया जा रहा है, जिससे हवाएं बादलों को हिमालय की ओर ले जा रही हैं। दिन का बाद जो है उसके बाद थोड़ा सा आहिस्ते से डे टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि रेन नहीं होगा, क्योंकि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी शुरू हो जाएगा। आहिस्ते से थंडरस्टॉर्म भी होंगे, तो कभी कभी अगर बारिश भी होंगे तो 1-2 दिन ठंडा रहेगा, फिर उसके बाद फिर से टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। राज्य में जनवरी फरवरी के दौरान बारिश सामान्य से 45% ज्यादा पड़ी। उत्तरी सिक्किम में सामान्य से 74% ज्यादा बारिश हुई, जिससे इलाके में बर्फबारी भी बढ़ी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी 15 मार्च तक जारी रहेगी। बारिश होते रहता है, कंटिन्यू होते रहता है, ठंड भी लगता है, नाइट ड्यूटी नाइट भी करना पड़ता है, रात के बीच के काम करना पड़ता रहता है हम लोग के। इस साल गंगटोक में 16 फरवरी को साल का सबसे कम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गंगटोक में पंकज के साथ रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और हाल के दिनों में फिल्मी सितारों की निजता और सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। इसी कड़ी में अपने जन्मदिन से पहले आलिया भट्ट जब पत्रकारों से मिली तो उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की ना फोटो खींची जाए ना ही कोई पोस्ट करे। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। आलिया ने अपने जन्मदिन से पहले मीडिया को आमंत्रित किया उनसे मिलने के लिए, पर यहाँ आकर उन्होंने मीडिया से अलग ही मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि उनकी बेटी रहा कि ना तो वो फोटो खींचे ना ही पोस्ट करे। रणवीर ने भी आलिया की बात का समर्थन किया है। अगर आज हमने आप सबको बुलाया है, हम एक विनती कर रहे हैं कि यार इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ चाइल्ड। इट माइट साउंड लाइक अ वेरी प्रिविलेज्ड प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड दैट, बट वी आर ट्राइंग एज पेरेंट्स हाउ मच वी कैन टू प्रोटेक्ट आवर चाइल्ड। जितना कर सकते करेंगे। अब देयर आर फ्यू, आज क्या टुडे एनीबॉडी विद अ कैमरा फोन कैन डू एनीथिंग एंड पोस्ट इट एंड यू नो इट कैन स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप लोग हमारे फैमिली जैसे, तो आप हमारे कंट्रोल में, हम आपको बोल सकते हैं, विनती कर सकते हैं, तो यू कैन हेल्प अस। सैफ अली खान की घटना के बाद आलिया बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। जल्द ही आलिया रणबीर नए घर में जाएंगे और यहाँ भी उन्होंने मीडिया से कहा कि घर के बाहर ना ही खड़े हो। कुछ महीने पहले हम आलिया मेरे बैल्कनी में, उसकी बैल्कनी में बैठी थी एंड किसी ने बिल्डिंग में जाके फोटोग्राफ की चाहता था। वो 1 साल पहले, तो वो तो बहुत गलत बात है। सो ऑब्वियसली आलिया said something on a social media and she spoke to the editor. He come out and take a photo with you. और अगर कुछ ऐसे दिखा उसका फेस बस कवर कर देना with a heart or something. AI और डीप फेक के दौर में आलिया राह को लेकर काफी चिंतित है और अपनी चिंता मीडिया के सामने रखी। बतौर माता पिता आलिया और रणबीर की चिंता बिल्कुल जायज भी है। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट। और 14 मार्च यानी कि कल होली के दिन आमिर खान 60 साल के हो जाएंगे। जन्मदिन से पहले वो मीडिया से मिले। 8 साल की उम्र में यादों की बारात से आमिर खान का फिल्मी सफर शुरू हुआ था। बतौर हीरो पहचान मिली 1988 में कयामत से कयामत तक के साथ। 80 दशक की मारधाड़ वाली फिल्मों के दौर के बाद कयामत से कयामत तक ताजा हवा के एक झोंके की तरह आई। हर दिन की तरह ही होता है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, बट मुझे तो फर्क नहीं पड़ता बर्थडे का। और अभी 16 साल का हो गया हूँ मैं। He was born in 1965. I joined film industry in 1965. His first film was in 73. He was 8 years old. That film was written by Salim Javed. इन्होंने पहली बार हमारी पिक्चर में काम यादों की बात। 4 दशकों से ज्यादा के करियर में आमिर खान ने फिल्मों में कई प्रयोग किए और ऐसे किरदार निभाए जिन्हें करने से हिंदी फिल्मों के सितारे डरते थे।
लगान, मैंने बहुत मना किया था इनको लगान बनाने को। आपने लिस्ट बनाई है कि क्या क्या गलत है, उस पे बेस करके आपने अपनी स्क्रिप्ट लिखी है। लोग कहते हैं गांव का हीरो नहीं चलता, आपने गांव। लोग कहते हैं धोती पहने हीरो तो बिल्कुल ही नहीं चलता, आप धोती पहने घूम रहे हैं। लोग कहते हैं कि पीरियड फिल्म अब कोई नहीं देखना चाहता, आप पीरियड फिल्म बनाए। लोग कहते हैं क्रिकेट इज अ वेरी स्लो गेम, आपने क्रिकेट के ऊपर पिक्चर बनाई है। आपकी जो गानों की सिचुएशन है, अभी पानी बरसेगा, अरे नहीं बरसा, अरे शायद अब बरस जाएगा, अरे सुनो पानी नहीं बरसा, सिर्फ ये गाने हैं। तो मैं कितनी बार लिखूंगा यार, ये क्या कर रहे हैं आप? मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर आमिर हमेशा अपने किरदार में ढले और फिल्मों की बेहतरी के लिए काम किया। ये नहीं सोचा कि बाकी कलाकारों के मुकाबले उनका रोल कितना है या वो कैसे कपड़े पहनेंगे। मेरा माइंड एज एन एक्टर चलता नहीं कि इसमें कितने कॉस्ट्यूम है, कितने एक्शन सीन है। So when I like the script, then whatever is right for the script has to be done. Whether it is for me, against me, it doesn't matter. जो कहानी और फिल्म के लिए सही है वो होना जरूरी है, उसको मैं फॉलो करता हूँ। लाल सिंह चड्ढा के बाद आमिर ने फिल्मों को अलविदा कहने का इरादा कर लिया था। उनके बच्चे जुनैद और ईरा खान ने उन्हें रुकने के लिए मनाया। लाल सिंह चड्ढा को मिली जुली प्रतिक्रिया के बाद उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लिया, लेकिन अब वो वापसी कर रहे हैं। 2025 में आमिर की फिल्म सितारे जमीन पर नजर आएगी, जिसे RS प्रसन्ना ने निर्देशित किया है। साथ ही उनके जन्मदिन के मौके पर PVR में आमिर खान की फिल्मों का महोत्सव भी हो रहा है। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट। और सिटी सेंटर शो में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें NDTV इंडिया के साथ। नमस्कार।